लोकसभा में 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। The Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। 5 दिन के विशेष सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था और नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन। सरकार ने नए संसद भवन के पहले ही दिन लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नई संसद में पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा कि ये समय महिलाओं के लिए इतिहास बनाने वाला है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। वैसे तो सोमवार को ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि इस बिल को जल्द ही लोकसभा में भी पेश कर दिया जाएगा। मंगलवार को जैसे ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महिलाओं का जश्न शुरू हो गया। घर में तो हम लोग काम करते थे और सदन में भी हम लोग काम करेंगे डंका के चोट पर। घर से लेकर सदन तक महिला की आबादी रहेगी। यही भारत माता की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहते हुए बिल का विरोध कर दिया कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय? कुछ इस तरह की ही बातें करते हुए आरजेडी ने भी बिल का विरोध किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि इस रूप में पार्टी बिल का समर्थन नहीं कर सकती। आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रावधान किए बगैर इस बिल का कोई महत्व नहीं रहेगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और हमारे नेता नीतीश कुमार स्वयं इस मांग को कई अवसरों पर दोहरा चुके हैं। जहां तक इस बिल की पास है, इसका हम समर्थन करते हैं। बता दें, संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। ये मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नई संसद सदन में महिला आरक्षण का बिल पेश होने के साथ ही आरजेडी ने एक बार फिर से इस बिल को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित उपेक्षित महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इन्हें आरक्षण नहीं मिलता है तो सारी बातें बेमानी होगी। कि अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीजों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विदिन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतीहर और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी, चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर
होना अनिवार्य है। महिला आरक्षण विधेयक में जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई। SC, ST वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वो उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से SC, ST की महिलाओं को 33% मिलेगा, यानी यहां भी SC, ST को धोखा। OBC, EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शिगुफा छोड़ा गया है। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। साल 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और साल 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। साल 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और साल 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। साल 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो गई है। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कार्यवाही का श्री गणेश हो गया। नए संसद भवन से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह निश्चय फिर से दोहराया कि भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए नई संसद भवन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, GST का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, OROP ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन पुराने संसद भवन का आखिरी संबोधन था और इसी के साथ संसदीय इतिहास के लिए 19 सितंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। पुराने भवन से नए संसद भवन की ओर सांसदों के बढ़ते कदम और फिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते प्रधानमंत्री और सांसद। वैसे तो संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को ही पुराने संसद भवन में हुई थी, पर नए संसद भवन में पहली कार्यवाही मंगलवार को हुई और इसी के साथ संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। देश का नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है। भवन का स्वरूप धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है और इस पर निर्माण की लागत 971 करोड़ रुपए है। संसद की नई बिल्डिंग को बनने में 3 साल 5 महीने का वक्त लगा। बैठक क्षमता 888 लोकसभा सीट, 384 राज्यसभा सीट। मॉडर्न ऑफिस स्पेस और कामकाज के लिए बड़े कमरे यहाँ हैं। हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा है। ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ समितियों के लिए बड़ी जगह है। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। नए भवन में भारतीय संविधान की 1 प्रति सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संसद के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह सिर्फ सांसद ही नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ ही इस बेहद खास पल के गवाह देश के 140 करोड़ देशवासी भी बने। उम्मीद है संसद की नई इमारत से नए और विकसित भारत के सपनों को साकार करने का प्रण आगे भी लिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बिहार में 69,000 से ज्यादा शिक्षकों की फिर बहाली होगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और इन शिक्षकों की बहाली होने के बाद 69,000 शिक्षकों की और बहाली होगी। नीतीश कैबिनेट में विकास मित्रों, रसोईया और सैप जवानों की सैलरी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। विकास मित्रों की सैलरी दोगुनी की गई है। बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी और इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अपनी याचिका सिर्फ हिंदी में डाल सकेंगे। बिहार सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल पिटिशनर को हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद में पिटिशन देना जरूरी होता था। प्रथम चरण की नियुक्ति हो गई है, अब द्वितीय चरण की नियुक्ति होगी और जितने वैकेंसीज हैं उसके बाद फिर से नियुक्ति होगी। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं, अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है, 18,830 बीपीएससी नियुक्त करेगा। 11 से 12 कक्ष में, 9 से 10 कक्ष में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। आप टोटल कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूं। 11 से 12 कक्ष में 18,830, 9 से 10 वर्ग में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। तो कुल कितनी नियुक्ति होगी इन तीनों का आंकड़ों का अगर आप टोटल करेंगे तो निकल आएगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि भगवान राम और कृष्ण उनके सपने में आए थे। मंगलवार को बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि उनके भी सपने में राम जी और कृष्ण जी आए थे। दोनों से भगवान ने सपने में क्या कहा, आइए जानते हैं। हमको भगवान जी राम जी सपना दी, तो भी भगवान कृष्ण सपने में आए थे रात में। हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में। बोले कि अरे तुम्हारा पड़ोसी चंद्रशेखर है, ये पागल हो गया है, जिसका इलाज करवाओ। राजनीति में नेता कब और क्या बोलेंगे और बोलकर कैसे सुर्खियां बटोरेंगे, कोई नहीं जानता। अब आरजेडी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को ही देख लीजिए। कुछ दिनों पहले तक हिंदू धर्म ग्रंथों पर विवादित बयान देकर चर्चा में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने ये कहकर चर्चा के दौर को चरम पर पहुंचा दिया है कि भगवान राम और कृष्ण उनके सपने में आए थे। सपने में भगवान ने उनसे कहा कि चंद्रशेखर, मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र लाते हैं साहब। मैं सही बात बोलते हैं भाई, राम जी का संदेश है। अब अगर आरजेडी के होते हुए भी चंद्रशेखर के सपने में भगवान आ सकते हैं, तो भला जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं के सपने में कैसे नहीं आएंगे। तो बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी दावा कर दिया कि भगवान राम और कृष्ण उनके भी सपने में आए थे। अब नीरज बबलू से राम जी और कृष्ण जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। शब्द विवादित हैं, लेकिन सुनिएगा तो हंसी आएगी। देखिए, चंद्रशेखर जी जब से मंत्री बने तब से उनका विवादों से नाता बढ़ गया है और मुझे लगता है कि जब तक वो विवादित बयान नहीं देते हैं तब तक उनका खाना नहीं पचता है। यह सपने की बात है तो हमको भी भगवान कृष्ण सपने में आए थे रात में। बोले कि अरे तुम्हारा पड़ोसी चंद्रशेखर है, ये पागल हो गया है, इसका इलाज करवाओ। नहीं इलाज कराता है, उनके पार्टी के लोगों को जाके कहो कि राजद के लोग, जेडीयू के लोग जिस गठबंधन में है, ये लोग इनका इलाज कराए। नहीं होता है तो चंदा मांग के भी इसका कराओ, तब जाकर के ठीक होगा। और यही करना पड़ेगा, इनको बगैर काके भर्ती कराए, इनका कोई इलाज नहीं। ताकि वो ऐसी बहकी बातों की बजाय उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में समय लगाते जो उन्हें वोट देकर विधायक और मंत्री बनाते हैं।